Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am राकेश कुमार and today my topic is रिलेशन। आज हम रिलेशन पर आप लोगों को कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आप लोगों का फरमाइश था कि सर रिलेशन नहीं समझ में आता है और इसका कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। तो आज हम आप लोगों के लिए रिलेशन पर कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। आप यह वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो वीडियो जो रहेगा वो अप टू डेट होते रहे आप लोगों के बीच। और चलिए अब हम समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफाइन रिलेशन। तो रिलेशन समझने के लिए देखिए रिलेशन दो तरह का होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन समझिए और एक ह्यूमन बॉडी का रिलेशन होता है। तो जिस तरह से मानव जाति में रिलेशन होता है, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच रिश्ता होता है, उसी तरह से इस मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है। मैथमेटिकल रिलेशन होने के लिए सबसे पहले आपके पास सेट का होना ज़रूरी है। सेट किसको कहते हैं, इसका कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो जनरली भाषा में हम बोल देते हैं कि सेट होता है क्या, तो कोई नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर, डिफरेंट नंबर, उसका जो कलेक्शन करते हैं वो सेट कहलाता है। जनरल भाषा में बोल दिए। और सेट होना चाहिए रिलेशन में। सेट कैसा होना चाहिए, तो सेट दो तरह का होता है, एक एम्प्टी सेट एक नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए एक सेट है, एक ऐसा सेट लिया है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, इफ आर, इस सिंबल को पढ़ते हैं सबसेट, सबसेट पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, इफ आर सबसेट ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, है ना। अब सबसेट का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट है, उस सेट में ए नाम का सेट है। समझ लीजिए कि ए इक्वल टू एक सेट है, उसमें 1 2 3 4, और बी नाम की एक सेट है जिसमें 1 2 3 है। ए नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 4, और बी नाम का सेट है जिसमें 1 2 3, मतलब ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 मतलब 4 एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अब बी कंटेंट पूरा कर रहा है ए को। तो देखिए बी छोटा है ए बड़ा है, तो बी छोटा को सबसेट बोलते हैं, यानी बी होगा से सबसेट होगा किसका, ए का। बात समझे कि नहीं। सबसेट के मतलब सब मतलब छोटा, सबसेट, तो सबसेट का मतलब हो गया छोटा। तो देखिए यहाँ ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 एलिमेंट है। तो सबसेट का कंसेप्ट हो गया कि मतलब ए और बी दो सेट है, ए में ज़्यादा एलिमेंट है, बी में कम एलिमेंट है, और जो बी में एलिमेंट है वो किससे लिया गया है, ए से लिया गया है। बात समझे ना, मतलब बी का पूरा एलिमेंट ए से लिया गया है, और बी में कम एलिमेंट है, ए में ज़्यादा एलिमेंट है, तो बी कम जो रहता है ना उसको सबसेट बोल देते हैं, बी सबसेट ए। अब मान लीजिए यहाँ रहेगा 5 लिखा हुआ, तो ए में ज़्यादा एलिमेंट, बी में कम एलिमेंट, लेकिन 5 है ना, से ए में नहीं है, तो बी सबसेट ए नहीं होगा। इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा नहीं। बात समझिए ना सबसेट का मतलब। अब आगे समझिए। अब देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और इफ़ आर सबसेट ए क्रॉस ए, मतलब आर सबसेट ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट होगा आर, देन आर इज इक्वल टू रिलेशन ऑन ए। अब इसका मतलब समझिए, ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, फार्मूला क्या हो गया सबसेट के लिए, फार्मूला सबसेट के लिए क्या निकला, आर सबसेट ए क्रॉस ए। तो वही लिख दिया, आर सबसेट ए क्रॉस ए का वैल्यू 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब गुना कीजिएगा तो 1 से 1 में तो 1,1, 1 से 2 में तो 1,2, 1 से 3 में तो 1,3, 2 से गुना कीजिएगा तो 2,1, 2,2, 2,3। फिर बारी से 3 से करेंगे तो 3,1, 3,2, 3,3। फिर से समझ लीजिए गुना कार्टेशियन। 1 में 1 से करेंगे 1,1, 1 से 2 में करेंगे 1,2, 1 से 3 में करेंगे 1,3, 1 से हो गया। अब 2 से करेंगे तो 2 से 1 में करेंगे 2,1, 2 से 2 में करेंगे 2,2, 2 से 3 में करेंगे 2,3, फिर 3 से करेंगे तो 3,1, 3,2, 3,3। बात समझे ना। तो आर सबसेट ए क्रॉस ए, तो जितना जो आया ये सब क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। क्लियर। अब समझिए रिलेशन करता है। पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे तो डिफिनीशन इसका स्टैंडर्ड भाषा में नहीं लिखे, जो इसका टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक, वही हम लिख दिए। तो कोई कहे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, तो अगर रिलेशन में जो सेम एलिमेंट रहता हुआ उसको एक जगह कलेक्शन कर देते हैं तो उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे देखिए यहाँ आर एक सेट है ए क्रॉस ए, मतलब आर नाम का जो सेट हुआ, सो आर नाम का जो रिलेशन हुआ
जो सेट ए पर डिफाइंड है। तो यहाँ देखिए इसमें सेम सेम कौन कौन एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो यहाँ एक जगह कलेक्शन अगर कर देंगे R1 इक्वल टू क्या क्या लिख दें 1 1 और क्या लिख दे 2 2 और क्या लिख दे 3 3, इतना लिख दिए। तो ये R1 किस सेट पर है, तो ऑन सेट ए। मतलब ये R1 जो रिलेशन हुआ सेट ए पर है और R1 में R में जितना सेम सेम एलिमेंट था एक जगह कलेक्शन कर दिए। तो ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्प्लाइज दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव। बात समझे ना, रिफ्लेक्सिव का यही मतलब हुआ। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन में जितना सेम सेम ऑर्डर पेयर है उस सभी ऑर्डर पेयर की एक जगह लिख देंगे तो उस रिलेशन का क्या नाम हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा सिमेट्री, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब मान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव में अगर कोई कहे कि ये पेयर नहीं लिखे, क्या यह रिलेशन होगा, नहीं होगा। किस सेट के लिए, सेट ए के लिए नहीं होगा, क्योंकि सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट है तो 3 डिफरेंट नंबर है, तीनों डिफरेंट नंबर का सेम सेम रहना जरूरी है। बात समझे ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 3। चलिए अब अगला लेते हैं। अगला में क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या नियम है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसमें यह नियम नहीं है कि आप क्या कीजिए कि मतलब पूरा सेम सेम है वो लिख दीजिए, उस तरह से नहीं करना है। जैसे हम यहाँ लिख दिए 1 2, इसका एलिमेंट 1 2 और इसी का इसी में कहीं ना कहीं 2 1 भी होगा, 1 2, यहाँ देखिए 2 1, ये दोनों एक साथ लिख दिए। ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, किस सेट पर है, तो ऑन ए। तो ए पर है तो यह कैसा रिलेशन कहलाएगा, मतलब सिमेट्रिक कहलाएगा। R2 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझे ना, चलिए इतना हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ अगर लिख देते हैं R3 इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 1 2, यहाँ लिख देंगे 2 1, यहाँ लिख देंगे 2 2 3, तो बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं होगा सिमेट्रिक, क्योंकि इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, लेकिन इसका तो नहीं है। हाँ समझे ना, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लेकिन वही लिखा रहेगा यहाँ पर 2 2, तो ये हो जाएगा। इसका उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ, आई 2 2 है तो इसका उल्टा खुद होता है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये हो गया कौन रिलेशन, सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग कैसा रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशन है ए बी लीजिए और बी सी लीजिए और शुरू और लास्ट अगर मैच लिख देते हैं तो किस तरह का रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। जैसे देखिए ए बी कहा था हम 1 2 ले लिए और 2 1 ले लिए, चलिए 2 3 ले लेते, 1 2 2 3। तो ए बी हो गया, इसको ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। तो ए बी हो गया, इसको बी, इसको सी, ए बी बी सी। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए तो ए बी और बी सी। तो ए सी में क्या होगा, 1 3, तो 1 3 लिख देंगे, ये ए सी का काम किया। तो यह कैसा रिलेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑन ए, सेट ए पर डिफाइंड है। तो यह R3 क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, R3 इज ट्रांजिटिव, R3 इज ट्रांजिटिव। अब समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होल्ड्स करे, सिमेट्रिक भी होल्ड्स करे, ट्रांजिटिव भी होल्ड्स करे, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए R4 में देखिए यहाँ पर आपके पास 1 1 लिखा हुआ है, किस सेट का है, ऑन ए। तो बताइए यह कैसा रिलेशन है। तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव में तीन वो डिफरेंट एलिमेंट है, तीनों सेम रहना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा बताइए सिमेट्रिक ये होगा, हाँ सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 1, तो 1 1 का अपोजिट कीजिएगा तो 1 1 ही आएगा, तो इसलिए सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा बताइए ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, 3 पेयर लेते हैं, 1 1 1 2 1 1 1। अगर 3 बार हम लिख भी देते हैं इसका मतलब एक ही पेयर है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट का डिफिनीशन होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तो इसमें डिफरेंट कहाँ है, सेम है, तो 3 थोड़ी है, एक ही पेयर है। इसको समझ लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, मतलब ए बी, इसको बी, इसको सी। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। तो क्या चाहिए हमको, ए सी। तो ए सी यानी शुरू और लास्ट ए सी आना गया। इसका मतलब एक पेयर अगर सेम सेम लिखा हुआ है तो वह कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब हम आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो देखिए ध्यान से,
यहाँ से ले लेते हैं क्या क्या, जितना सेम है एक जगह लिख लीजिए, 1 1 2 2 और 3 3। अब बताइए यह कैसा रिलेशन है। तो देखिए पहला तो हम कंडीशन बताए थे कि अगर सेम सेम पूरा एलिमेंट है, अगर 3 एलिमेंट डिफरेंट है और 3 सेम सेम रहेगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो देखिए तीनों सेम सेम है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री का क्या कंडीशन बताए थे, सीधा और उल्टा रहना चाहिए, कोई भी पेयर दिया हुआ है उसका सीधा उल्टा रहना चाहिए। तो देखिए एक एक का उल्टा एक एक ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 भी होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन एक लास्ट में एग्जांपल दिए हैं कि अगर एक ही पेयर सेम सेम लिखा हुआ है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये अपने आप में ट्रांजिटिव, ये अपने आप में ट्रांजिटिव, ये अपने आप में ट्रांजिटिव, यानी यह कैसा फंक्शन लिखा हुआ है, यह फंक्शन कैसा रिलेशन लिखा हुआ है, तो यह कैसा रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। फिर से समझिए रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव का मतलब डिफिनीशन होता है सेम सेम रहेगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यह कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए सेम सेम लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव हुआ, चूंकि 3 गो एलिमेंट है डिफरेंट और 3 गो सेम सेम है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक क्या हुआ, तो सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज टू बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इसका उल्टा ये खुद है, सीधा उल्टा रहना चाहिए, जैसे यहाँ बताए थे 1 2 का उल्टा 2 1 है तो ये सिमेट्रिक हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 1 1 का उल्टा 1 1 है, तो इसलिए ये खुद में अपने आप में एक उल्टा ये है और इसका उल्टा ये खुद है, इसका उल्टा ये खुद है, इसलिए क्या हो गया सिमेट्री। और ट्रांजिटिव क्या हुआ, तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन बताए थे कि अगर एक ही पेयर सेम सेम लिखा हुआ रहता है उसको 3 बार लिख देते हैं ए बी बी सी तो ए सी मिल जाता है, इसलिए ट्रांजिटिव। तो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो एक बार हम इसको कौन रिलेशन बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ना समझे ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। और चाहेंगे तो इसमें 1 3 भी लिख देंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ 1 3 भी लिख देते हैं, 1 3। अगर पूछा जाए कि यह कैसा रिलेशन है तो बताएंगे रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमको कंडीशन है कि सेम सेम देखेंगे, जितना डिफरेंट एलिमेंट है उतना सेम इसमें रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका कंसेप्ट दिए हैं और इस पर आधारित कुछ एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी बुक का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बन सके। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ताकि आपका कंसेप्ट बना रहे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है जिसमें कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। ए इक्वल टू 1 2 3 तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू 1 2 3 so on 13 14 है ना। और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और यह चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका परेशानी को दूर करेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सच दैट के बाद जो दिया हुआ रहता है वो फार्मूला का काम करता है, तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, मतलब 3x इक्वल टू माइनस में है प्लस में, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3x। अब ऐसा करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 1 रखते हैं, पोट x बराबर 1 तो 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। फिर देखिए ध्यान से x के वैल्यू कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2 तो कितना आएगा 6 आएगा। तो कोऑर्डिनेट इस प्रकार से क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 2 पहले लिखते हैं और y का वैल्यू 6। फिर लिखेंगे कितना, पोट x बराबर 3 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 3x है तो 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, तो 9 आएगा तो हो गया 3,9। x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 9। और देखिए पोट y इक्वल टू कितना रखेंगे, पोट x इक्वल टू कितना रखेंगे 4 रखेंगे, एक बार 1 रखें, एक बार 2 रखें, एक बार 3 रखें, एक बार 4 रखेंगे, तो क्या आएगा y इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, तो 4,12 लिखेंगे। और देखिए ध्यान से पोट x इक्वल टू कितना रखेंगे आप 5, तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू 5 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 15, जो ए में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसके आगे वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आ गया,
रिलेशन में आ गया 1,3, और क्या आया 2,6, और क्या आया है 3,9, और क्या आया है 4,12। अब देखिए यह कैसा रिलेशन है, अगर इसमें 14 एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके 14 तक रहता, तब ना होता रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन बताया है ना कि सेम सेम रहता है तो रिफ्लेक्सिव होता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन बताया है कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी रहना चाहिए, जो नहीं है। 2 6 है तो 6 2 रहना चाहिए, प्रत्येक पेयर का इन्वर्स रहना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर ए इसको बी माने ए बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला ये हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये सी, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। तो हमको चाहिए क्या ए सी चाहिए, तो 1,9 चाहिए, तो 1,9 कहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस प्रकार से क्या लिख देंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब हो गया कि आर जो रिलेशन है वह नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, और नहीं ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। रिलेशन आर इन द सेट एन के मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई दिस। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, x, y सच दैट y इक्वल टू x + 5 एंड x लेस देन 5। बात समझिए ध्यान से, ये फॉर्मूला है कहाँ करता है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, x + 5 एंड x लेस देन 5, है ना। x लेस देन 5, x ऐसे नेचुरल नंबर है, तो x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, चूँकि 5 से छोटा है तो ये रखेंगे बारी बारी से। तो एक बार क्या लिखते हैं, पुट x बराबर, अब ध्यान दीजिए डायरेक्ट कर देते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, ऐसे कर देते हैं, पुट x बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, 1 + 5 6, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 1,6। अगर पुट x बराबर 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा x बराबर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + 5 इक्वल टू 7, तो 2,7। इस तरह से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 रखेंगे तो 1,6 आएगा, बात समझे ना। 2 रखेंगे तो 2 × 5 7, 2,7 आएगा। 3 रखेंगे तो 3,5 × 3 8 आएगा, बात समझ रहे हैं। और 4 रखेंगे तो 4, कितना आ जाएगा 9, और 5 नहीं रखेंगे, 5 से छोटा कर रहा है। अब बताइए सेम, अगर यहाँ 5 एलिमेंट है, A 1 2 3 है, 4 है, 4 एलिमेंट, तो 4 को सेम रहना चाहिए ना, 1 1 रहना चाहिए, 2 2 रहना चाहिए, 3 3, तब ना होता रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर सिमेट्रिक देखेंगे तो 1 6 है, तो इसका उल्टा 6 1 भी रहता तब ना सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव भी नहीं हो इसका बात। इस तरह से यह ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्या लिख देंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, और क्या लिख देंगे, नॉर ट्रांजिटिव, है ना। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, है ना। और R इक्वल टू क्या दे रखा है, x, y इज डिविजिबल बाई x। क्या लिखा हुआ है, y इज डिविजिबल बाई x। तो y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इक्वल टू A इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और R में क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू x, y सच डैट y इज डिविजिबल बाई x। y ऐसे x को डिवाइड करता है, इसका मतलब समझिए, फॉर्मूला का काम यही करेगा। लिखेंगे सिंस
y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ लिखेंगे y इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब क्या हुआ, y रहेगा ऊपर, नोमिनेटर के काम y करेगा, x करेगा, y इज डिविजिबल बाई x, तो y नोमिनेटर के काम करेगा, x डिनोमिनेटर के। ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना, सो बात समझे ना, ये सब अंक आना चाहिए। मतलब y को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये सब अंक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर r इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा नंबर, तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 1 तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, 1, ये y को ऊपर रखिएगा, ये नीचे रखिएगा तो पूरा कट रहा है, मतलब y डिविजिबल बाई x, तो 1 1 ले सकते हैं। इस तरह से कितना लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं। 1 2 क्यों लिख सकते हैं, 2 को रखिए ऊपर, ये x के काम किया, ये y, तो y, तो ये 2 ऊपर, ये 1 नीचे, 2/1, तो 2/1 कीजिएगा तो 2 आएगा, कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा, मतलब y एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x, तो ये हो जाएगा 1 3 ये भी हो जाएगा, 1 4 ये भी हो जाएगा, 1 5 ये भी हो जाएगा, 1 6 ये भी हो जाएगा। अब बताइए 2 1 होगा, 2 1 नहीं होगा, चूँकि इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो y बटे x है, तो यहाँ y का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, पूरा पूरा कैंसिल ना हो रहा है, बात समझ रहे हैं। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये अंक नहीं लेंगे, तो ये 2,1 नहीं होगा, 2,2 हो जाएगा, 2,3 लेंगे, 2,3, तो इसको x समझेंगे, इसको y, तो क्या फार्मूला दे रहे हैं, y बाई एक्स, तो 3/2 करेंगे, तो 3/2 करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल थोड़ी है, 1.5 आ रहा है, डिसमल में आ रहा था, इसलिए ये भी अंक नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। तो 2 3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2 4, उसके बाद 2 5 लेंगे तो 2 5 नहीं होगा, 2 5 5/2 करेंगे तो नहीं कटेगा, 2 6 होगा। उसी तरह से 3 1 में बताइए, कि 3 1 में बताइएगा तो 3,1 नहीं होगा, 1/3 लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 लेंगे तो वो भी नहीं होगा, 3 5 भी नहीं होगा, क्या लेंगे 3 6, 4 में 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, 5 में 5 1 नहीं होगा, 5 2 5 3 5 4 नहीं होगा, क्या होगा 5 5 होगा, और क्या हो जाएगा 5, और 6 में 6 1 नहीं होगा, 6 6 सिर्फ होगा। तो इस तरह से इतना आया, तो हम देखते हैं क्या, इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ की सेम है, 1 1 है, उसके बाद 2 2 है, यहाँ 3 3 है, 5 5 है, 6 6 सेम है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री की देखते हैं 1 2, तो 1 2 के उल्टा 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 3 का उल्टा 3 1 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, तो मान लीजिए इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए, इसको बी, या इसको मान लीजिए बी, इसको सी, तो ए बी बी सी, तो हमको क्या चाहिए ए सी, 1,4, तो 1,4 कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बात समझे ना। कोई ले लीजिए, मान लीजिए इसको ए माने, एकरा बी माने, एकरा ए माने, इसको बी माने, तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, इसको सी, तो ए बी बी सी, तो ए सी चाहिए 2 6, तो 2 6 खुद हो गया, इसलिए यह ना समझे, ये ए हुआ, ये बी, इसको बी, ये सी, ए बी बी सी, तो हमको क्या चाहिए ए सी चाहिए, ए सी 2 6, तो 2 6 ही खुद है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है, और क्या है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है नहीं है, तो लिखेंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से आर इज इन द सेट जेड, मतलब सेट दे दिया है जेड, तो जेड दिया है, इसका मतलब हो गया इंटीजर दिया है, तो इंटीजर हो गया जेड। जेड में क्या क्या होता है एलिमेंट, 0 +-1 +-2 +-3 सो है ना। और रिलेशन दिया, क्या दिया है रिलेशन, आर इक्वल टू कितना दे रखा है x, y सच डेट x - y इज एन इंटीजर। तो जब इंटीजर दिया है तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, सिंस फार्मूला का काम यही ना करता है, तो क्या लिख देंगे x - y इज एन इंटीजर। इसका क्या अर्थ हो गया, x - y इक्वल टू, इंटीजर का मतलब होता है या तो 0 आएगा
या क्या आएगा, +-1 आएगा या +-2 आएगा या सो +-3 सो, है ना। तो हमको क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो पहला कंडीशन देखिए, लिख देते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, सेम से। तो यहाँ से लिखते हैं x - y इंटीजर है, लिखेंगे यहाँ सिंस x - y इज इंटीजर। जब x - y इंटीजर है तो बताइए, अगर हम सेम सेम लिखते हैं तो x माइनस क्या आएगा, x क्या आएगा, x - x, तो ये 0 है और 0 इज इंटीजर, ये भी तो इंटीजर आ रहा है सेम सेम लिए। तो या x की जगह y लिख देंगे, चूंकि सेम सेम होता है रिफ्लेक्सिव में, तो क्या लिख देंगे यहाँ y - y, तो ये भी आएगा 0, तो इज इंटीजर। तो देखिए दोनों इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर आ रहा है सेम सेम का, तो इंटीजर जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो इसीलिए हो गया R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। ये लिखने का टेक्निक है, इसी तरह से लिखा जाता है। दूसरा देखिए क्या निकालना है, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो लिखेंगे यहाँ सिंस जो दिया हुआ है सो लिखेंगे, x - y इज इंटीजर। तो ध्यान दीजिए, अगर 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आया, ये इंटीजर है, तो इसमें से 2 घटाओ 3 उल्टा लिखिएगा तो -1 आएगा, क्या आएगा, इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर है, ना समझे। 3 - 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, ये भी इंटीजर। तो इसको उलट कर लिखेंगे तो 2 - 3, तो 2 - 3 भी आएगा -1, तो ये भी तो इंटीजर है। उसी तरह से x - y इज इंटीजर है, तो इसको उलट के लिखिए तो सो y - x इज इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा। तो ये सीधा उल्टा हो गया, मतलब सिमेट्री के लिए होता है a, b अगर R में है तो उल्टा b, a भी R में होना चाहिए, या x, y R में है तो उल्टा y, x भी R में होना चाहिए। तो इस तरह से ये x - y इंटीजर है तो y - x भी इंटीजर आ गया, तो क्या आ गया, इसीलिए क्या लिख देंगे, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब देखिए सी नंबर में क्या हमको चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, तो पहले लिख देंगे सिंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x - y इज इंटीजर, x - y क्या है, इज इंटीजर। जब x - y इंटीजर है तो एक और मान लीजिए अपना मन से, लेट y - z, ये ले लेते हैं इंटीजर, इज इंटीजर, ये मान लिए हैं, ये माने हैं। अगला हमको x - z दिखाना है कि इंटीजर होना चाहिए। तो बताइए ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, x - z। अब आप ही दिमाग लगाइए कि अगर 3 घटाओ 4 -1, ये इंटीजर है ना। और फिर यहाँ ले लीजिए 4 - 5, तो ये -1, तो ये इंटीजर है। तो बताइए इसको जोड़ेंगे तो ये से ही कट गया, तो कितना बचा, 3 - 5, तो 3 - 5 कितना आएगा, -2। क्या यह इंटीजर नहीं होगा, होगा। तो इसी तरह से x - y इंटीजर है, आए वो मान लिए कि y - z है, ये भी इंटीजर है। तो बताइए ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x - z, दिस से दिस कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, x - z इज इंटीजर। ये होगा कि नहीं, तो होगा, तो ये इंटीजर लिख देंगे। तो इस तरह से इसीलिए R इज क्या लिख देंगे, ट्रांजिटिव। अब आप ही बताइए, अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको एक भाषा में क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक ही फंक्शन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो लिखेंगे यहाँ हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसी तरह से लिखने का टेक्निक है। अगर आप कोई चीज़ जान रहे हैं इसमें रिलेशन में, अगर आप रिफ्लेक्सिव समझ रहे हैं, सिमेट्रिक भी समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव, लेकिन आप लिखना नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। उसी चीज़ को एक्सप्रेस करना सीखिए, जैसे इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको उम्मीद है कि इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन कुछ बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ए नाम का एक सेट है, वह कैसा है, तो ह्यूमन बींग्स का सेट है। ह्यूमन बींग्स का मतलब एक फैमिली का सेट है जिसमें फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ETC। बात समझे ना। मतलब एक ऐसा सेट है जो ह्यूमन बींग्स का है।
आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दूसरा क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर एक करेंगे तो एक आपसे उम्मीद है कि हो जाएगा, उसी तरह से होगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या करना, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, उसके जगह पर हटाकर क्या लिख देंगे, लिव इन द सेम लोकेलिटी। चलिए अब ए नंबर सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे ए बराबर सेट ऑफ ऑल वुमेन बीइंग्स, है ना, और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर काम करता है, फार्मूला का काम यही ना करेगा। लिख देंगे कि सिंस एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस पर काम करता है, तो पहला कंडीशन हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिख देंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन लिखेंगे कि सिंस, लिखने का टेक्निक सीख लीजिए, यही चीज़ मेन है, सिंस एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम करता है, तो हम ना लिख सकते हैं एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब सेम आदमी एक जगह काम करेगा। अरे दो आदमी एक जगह काम करता है तो वो आदमी खुद एक ही जगह ना काम कर रहा है। और वाई एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, अगर सेम लिखते थे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, तो लिख देंगे इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर लिखेंगे सिमेट्री के लिए बी नंबर कंडीशन, क्या लिख देंगे, फॉर सिमेट्री तो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होता है, मतलब एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। पहले लिख लेते हैं, सिंस एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस पर काम कर रहा है, तो एक उलट के भी लिख सकते हैं, अगर जब एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहा है तो नहीं कर सकते कि वाई और एक्स एक ही जगह काम करेगा, बात समझ रहे हैं। लिख देंगे इसीलिए वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों सेम आ गया, एक्स वाई एंड वाई एक्स, तो इस तरह से आ जाता है, इस तरह का कंडीशन को फॉलो करता है तो क्या बोलते हैं, सिमेट्री। यहाँ लिख देंगे इसीलिए आर इज सिमेट्रिक, क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक होगी। अब ट्रांजिटिव लिखना है तो इसी तरह से ट्रांजिटिव भी चेक कर देंगे, लिख देंगे क्या, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, हम लोग क्या कंडीशन जानते हैं, जब एक्स वाई एक जगह काम करता है तो वाई जेड भी मान लेते हैं, एक और मान लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए होता है कि ए बी अगर आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी हमको सिद्ध करना होगा कि आर में होना चाहिए। तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो एगो मान लेते हैं लेट वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो आप ही लोग सोचिए कि जब एक्स वाई एक जगह काम करता है और वाई जेड एक जगह काम करता है, तो एक्स और जेड कहाँ, उसी तल में ना होगा, माने उसी में ना काम करेगा, लिख देंगे इसीलिए एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। यह कंडीशन को फॉलो करता है तो क्या कहते हैं कि यह ट्रांजिटिव होगा, तो लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। अब आप ही बताइए कि अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, उसको एक भाषा में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कहेंगे हेंस आर इज, ये भी लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, लेकिन इक्विवेलेंस लिख देते एक ही भाषा में हो जाएगा, हेंस आर इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। और जैसे ये बनाए हैं इसी तरह से ये बन जाएगा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो जैसे बनाए थे, मतलब ये बनाए थे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बात समझे ना। तो इसको भी उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा और इस तरह से सॉल्व कीजिए। और किसी भी बुक का क्वेश्चन बने, अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका परेशानी को दूर करेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से दिया हुआ ए एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसी का पार्ट है। तो लिख देंगे ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। और फॉर्मूला में क्या दे रखा है ये, मतलब आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, है ना, वाई। तो अब देखिए फॉर्मूला का काम यही ना करेगा। तो लिखेंगे चूँकि एक्स एंड वाई एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एक्स इज एग्जैक्टली, गलत लिख दी है, देखिए ध्यान से, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन किससे, वाई से। इसका मतलब समझिए, ये हुआ x, ये हुआ x और ये हुआ y। कह रहा है कि x है ना से 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है। तो अगर सेम लिखते हैं, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो क्या सेम कंडीशन में होने वाला है, सेम चीज़ अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे यहाँ, नॉट पॉसिबल। अगर यह संभव नहीं है तो सेम लिखे तो संभव नहीं है, तो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। लिखेंगे इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझे ना। फिर लिखेंगे यहाँ, देखिए एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। तो अगर हम लिखते हैं कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन एक्स, फिर से समझिए, समझाते हैं। एक्स ऐसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर वाई से, ये एक्स है, ये बड़ा है 7 सेंटीमीटर वाई से, ये वाई हुआ। तो एक्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर वाई से, तो क्या उल्टा में बोल सकते वाई बड़ा है 7 सेंटीमीटर एक्स से, नहीं, दो कोई एक पॉसिबिलिटी संभव है। अगर एक्स बड़ा है वाई से 7 सेंटीमीटर, तो दूसरा पॉसिबिलिटी अगर बोलना है कि वाई है से एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ये गलत हुआ। कोई एक ही पॉसिबिलिटी होल्ड्स करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ वाई इज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो मान लिए। अब ये जांच करेंगे वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, अगर ये होल्ड्स करेगा तभी तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का क्या फार्मूला होता है, अगर ए भी आर में है तो उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। तो उसी तरह से एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई से है, तो वाई को भी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स से होगा। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी होगा सिमेट्रिक। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स इज टॉलर देन वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स अगर लिखते हैं हम, तो यह बात कथी हो जाता है गलत। तो यहाँ लिख देंगे विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। अगर यह गलत है तो सीधा उल्टा होल्ड्स नहीं किया तो क्या सिमेट्रिक होगा, हाँ सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब देखते हैं, अब फिर लिखते हैं चूँकि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स ऐसे 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि लेट वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, अगर ये मान लिए तो हमको क्या शो करना होगा, आप लोग जानते हैं, अगर ए बी आर में है तो बी सी को भी आर में होना होगा। ए बी और बी सी आर में है तो क्या सिद्ध करना होगा, ए सी अगर आर में होगा तो ट्रांजिटिव होगा ना, तो नहीं। तो वही देखिए एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, मान लिए वाई ऐसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से। तो देखिए ध्यान से ग्राफ देखिए, ये एक्स है, ये बड़ा है 7 सेंटीमीटर किससे, वाई से, ये वाई हो गया, और ये वाई है, ये बड़ा है 7 सेंटीमीटर जेड से। तो देखिए एक्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर वाई से और वाई बड़ा है 7 सेंटीमीटर जेड से। तो एक्स और जेड में रिश्ता कितना का होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा कि कोई और होगा। सोचिए दिमाग लगाकर, एक्स ऐसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर वाई से और वाई ऐसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर जेड से। तो एक्स और जेड में क्या चीज़ का रिश्ता होगा, 7 का नहीं होगा। अगर लिखेंगे एक्स एंड जेड, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ये गलत हो जाएगा चूँकि रिश्ता हो जाएगा 14 का। तो लिख देंगे यहाँ कि एक्स इज, ये आना चाहिए, एक्स इज 7 सेंटीमीटर
टॉलर देन जेड, अगर ये लिखते हैं तो ये बात कथी हो रहा है, गलत आ रहा है, लिख देंगे विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। तो ये फॉल्स है तो क्या होगा, आर है से मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कंडीशन था। तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, अगर तीनों नहीं होता है तो एक भाषा में क्या लिखते हैं, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्या लिख देंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, है ना, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिखे नॉर ट्रांजिटिव, बात समझे ना। तो यह ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ पर नॉट लिखा है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, अगर किसी तरह का डाउट है तो हमें आप कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब ध्यान दीजिए कि दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच डैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यहाँ लिखा हुआ है आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच डैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे तो आपसे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, डी नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स कमा वाई सच डैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला का काम यही ना करता है, तो लिख देंगे यहाँ चूँकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स ऐसे वाइफ है वाई का, तो हम लोग को रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, सेम लिखना पड़ता है। तो अगर सेम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ध्यान दीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे तो फिर से इसको लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अब सेम लिखना है। तो अगर लिखते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, तो बताइए ह्यूमन बॉडी में सेम आदमी सेम का वाइफ होगा, नहीं होगा। तो इसलिए यह बात जो लिखे हैं इससे कथी है, गलत है, तो लिखेंगे विच इज़ फॉल्स। अब बताइए जब यह गलत है तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेम रहता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तब होता है रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर कंसेप्ट हो गया है ना। अब आगे देखिए, ए नंबर पार्ट में लिख दिए, एक नंबर में, 2 नंबर में देखिए क्या लिख दें, फॉर सिमेट्रिक जांच करना है। तो सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे तो क्या होता है, पहले फॉर्मूला काम करता है, तो ये लिख दीजिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स पत्नी के काम कर रही है और एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई कथी के काम कर रहा है, पति के काम कर रहा है। अब इसको उलट के लिखिए, चूँकि रिफ्लेक्सिव में सिमेट्रिक में कंडीशन होता है कि अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब हुआ एक्स पत्नी का काम किया और वाई पति का काम किया। अब इसको उलट के लिखिए, अगर लिखते हैं वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो अब देखिए कंडीशन चेंज हो गया, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स के मतलब अब ये बन गया पत्नी और ये कथी बन गया, पति बन गया। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो नीचे वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लिख देंगे विच इज़ फॉल्स। अब विच इज़ फॉल्स जब ये गलत है तो क्या सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। बात समझ रहे हैं, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब चलिए हमको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव के लिए तो लिख देते हैं सी नंबर में, 3 नंबर में क्या लिख दें, फॉर ट्रांजिटिव के लिए करना है हमको। सबसे पहले फॉर्मूला काम करता है, ऐसे लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे, सिंस एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो अगला लेट मानते हैं, लेट वाई इज वाइफ ऑफ जेड, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। यही कंडीशन आपका फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो ये पत्नी का काम किया, ये पति का काम किया। अब देखिए y इज वाइफ ऑफ जेड, मतलब y जो पति है, अब ये पत्नी का काम कर रहा है, किसका, जेड का।
मतलब एक ही व्यक्ति एक बार पति और एक बार पत्नी नहीं हो सकती, या तो पत्नी होगी या पति होगी। तो इसलिए मतलब ये दूसरा ही कंडीशन फेल कर गया तो तीसरा खाक निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है, न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। तो इसको क्या लिखते हैं भाषा में? तो लिखते हैं हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, और क्या लिख देंगे? तो नॉर ट्रांजिटिव। बात समझे ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाइएगा तो आपको एबिलिटी बढ़ेगा, और कोई भी बुक का क्वेश्चन आप बनाना चाहिएगा सॉल्व करना तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या करना है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ओवर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर पर यह रिलेशन डिफाइंड है। क्या लिखा हुआ है? आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो दो चीज़ दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है? सेट क्या दिया हुआ है? तो किस पर डिफाइंड है? तो रियल नंबर। मतलब सेट में क्या लिखना हुआ? रियल नंबर। रियल नंबर में जो भी नंबर होता है वो सब लिख सकते हैं। और रिलेशन क्या दिया है? तो रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। इसको चेक करना है कि ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो फॉर्मूला का काम यही ना करता है। तो लिख देंगे चूँकि ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए लेस देन इक्वल क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। और इसको ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए लेस देन बी स्क्वायर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। बात क्लियर? अब पहला कंडीशन हमको क्या चेक करना है? तो लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है? सेम सेम लेते हैं। तो सेम सेम लेते हैं तो बराबर वाला का काम होगा। तो ये तो ले नहीं सकते, ये लेते हैं। तो ए बराबर हम लिख दिए बी स्क्वायर। अब हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है? सेम सेम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ ए लेते हैं तो ए इक्वल टू अगर ए स्क्वायर लिखते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, मात्र एक पर यह होल्ड्स होगा। अगर एक्स का वैल्यू एक लिख देंगे तो एक बराबर एक का स्क्वायर मात्र एक पर होगा और किसी नंबर पर नहीं होगा। तो ये लिख देंगे कि ये फॉल्स है। उसी तरह से अगर बी इस यहाँ लिखते हैं तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर सेम सेम, तो ये भी फॉल्स है। तो अगर फॉल्स हो गया तो यह क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख देंगे इसीलिए आर इज क्या चीज़? तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप लोग को उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। दूसरा देखिए हमको क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, निकालना है सिमेट्रिक। तो क्या लिख देंगे? फॉर सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो हमको तो इक्वल से अब जरूरी नहीं है ए लेस देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो उल्टा में बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ लीजिए ए लेस देन बी स्क्वायर। बात समझे? इक्वल टू का क्यों नहीं लिए? क्योंकि ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। यहाँ से ले लिए ए लेस देन बी स्क्वायर है, तो अगर हम लिखते हैं बी लेस देन ए स्क्वायर आना चाहिए। ये आएगा तभी तो होगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, ए लेस देन बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट ए लेस देन बी, इतना ना आएगा। यानी अगर इधर स्क्वायर लाना चाहते हैं, स्क्वायर लाना चाहते हैं तो ए टू दी पावर कितना लिखना होगा? स्क्वायर लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, अगर बी लेस देन ए स्क्वायर आता तभी तो सिमेट्रिक होता। तो देखिए यहाँ ए लेस देन बी स्क्वायर आया, ये स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया, यानी बी है सो बी लेस देन ए स्क्वायर आना चाहिए। कहाँ आया? ये आ गया रूट ए लेस देन बी। तो ये कंडीशन आना चाहिए लेकिन ये नहीं आएगा। तो ये नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि यहाँ हम समझा दिए, क्या चीज़ समझा दिए कि ए लेस देन बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में ना आता है, और रूट में आया यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए कतई हो गया, गलत हो गया। तो इसी में ठीक नहीं हुआ। तीसरा क्या निकालना है? ट्रांजिटिव। तो क्या लिख देंगे? फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए करेंगे तो लिखेंगे चूँकि ए लेस देन बी स्क्वायर है, ठीक है। और ये वो तो मान लेते हैं हम लोग लेफ्ट
बी लेस देन सी स्क्वायर, तो यही दिखाना होगा। दिस इम्प्लाइज ए लेस देन सी स्क्वायर, अगर आता है, क्या बोलना है, यदि इतना आता है तब ट्रांजिटिव होगा ना इतना। अब देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। तो देखिए लिखा हुआ है ए लेस देन बी स्क्वायर और ए लेस देन रहने देते हैं, ये बी है ना, तो बी कितना का बराबर है सी स्क्वायर के ना। देखिए ध्यान से, ए लेस देन बी स्क्वायर, ए लेस देन बी स्क्वायर, यहाँ बी है तो बी की जगह कितना लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ए लेस देन सी टू दी पावर 4। बात समझिए, आना चाहिए था हमको ए लेस देन सी स्क्वायर, तो ये भी नहीं आया, आता है इतना, आना चाहिए इतना, तो इतना नहीं आया, तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो होता ट्रांजिटिव, लेकिन यह फॉल्स हो गया, तो लिख देंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव नहीं है, तो जब ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, उसके बाद क्या लिख देंगे, नॉर सिमेट्रिक, उसके बाद क्या लिख देंगे, नॉर ट्रांजिटिव। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, प्रूव किया जाता है। इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा तो आप दो बात ध्यान दीजिएगा। पहला बात सेट क्या दिया हुआ है सो, और दूसरा रिलेशन क्या दिया है, और ये दोनों की सहायता से आपको चेक करना होगा हमेशा। कोई भी क्वेश्चन रहे एक बार चेक करना होगा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, दूसरा चेक करना होगा सिमेट्रिक है या नहीं, तीसरा क्या चेक करना होगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट क्या दिया हुआ है, तो सेट में क्या दिया हुआ है 1 to 6, तो लिख देंगे सेट में एलिमेंट क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 इतना दिया है, और आर एक रिलेशन दिया है। आर रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी सच डैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, यही दिया है। तो ये फार्मूला का काम करेगा, तो लिख देंगे बी इक्वल टू ए प्लस 1, और ए का वैल्यू 1 रखेंगे, पुट ए बराबर 1, तो बी का वैल्यू कितना आएगा 2, ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2। इस तरह से ए कॉमा बी है तो एक के काम किया, ए का काम किया 1 और बी का काम किया 2, तो 1 कॉमा 2 है। फिर क्या करेंगे, पुट ए बराबर, एक बार 1 रखेंगे तो क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, तो ए प्लस 1 है तो ए का वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 करेंगे 3 आएगा। बात समझ रहे हैं ना, 2 + 1 3 आएगा, तो इस तरह से कितना आ जाएगा ए कॉमा बी है तो लिखाएगा 2, 3। फिर कीजिएगा पुट ए बराबर 3, तो क्या आ जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 3 + 1 तो कितना आएगा 4, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 3, 4। इस तरह से टोटल कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से आर इक्वल टू ए प्लस 1 है ना, तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2 आएगा 1, 2। ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2 + 1 है तो 2, 3। आगे कितना हो जाएगा 3, 4, और क्या हो जाएगा 4, 5, और क्या हो जाएगा 5, 6, और क्या हो जाएगा, अगला पेयर नहीं ले सकते, अगर 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू 6 लेना है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि इतना ही एलिमेंट में लेना है। सेट के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, अगर 6 रखेंगे तो 6 + 1 7, 7 सेट में नहीं है इसलिए वो एलिमेंट नहीं लिया। अब बताइए सेम है नहीं है, तो सेम रहता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तभी तो रिफ्लेक्सिव हुआ, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक में सीधा उल्टा, अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी रहना चाहिए, तो 1 2 के उल्टा 2 1 तो 2 1 भी नहीं है, 2 3 के उल्टा 3 2 ये भी नहीं है, तो ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में देखिए अगर ए बी इसको माने ए बी, तो यहाँ बी सी रहना चाहिए, तो ए बी और बी सी, तो आना चाहिए हमको क्या चीज़ ए सी, तो ए सी तो वो भी नहीं आ रहा है, ए बी लिए बी सी लिए तो आना चाहिए ए सी, ए भी नहीं आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। तो क्या लिख देंगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, और क्या लिख देंगे नॉर ट्रांजिटिव। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं तो अगला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। आप लोग दो बात ध्यान रखिएगा रिलेशन चैप्टर में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। पहला बात क्वेश्चन में कौन सा सेट दिया है वो लिखना है, दूसरा बात रिलेशन क्या दिया है वो लिखना है। अगर क्वेश्चन में सेट क्या दिया है वो समझ जाइएगा, रिलेशन क्या दिया है वो समझ जाइएगा, तो क्वेश्चन को इजी तरीका से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो डैट द रिलेशन आर इन आर मतलब आर पहला आर हुआ से रिलेशन इन आर किस में, रियल नंबर में। बात समझे ना। देखिए सो डैट द रिलेशन आर इन आर, रिलेशन आर इन आर का मतलब आर रिलेशन हुआ, इसमें आर क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे सेट क्या दिया है, रियल नंबर का सेट दिया है, सेट है जो रियल नंबर का सेट है। आप लोग रियल नंबर जानते ही हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जो सारा नंबर है वो रियल नंबर हो गया। 1 2 3 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस √3 सो ऑन, ये सभी रियल नंबर है। उसके बाद दे रहा है रिलेशन यही दिया है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। इसको हमको साबित करना है कि यह रिलेशन कथी होगा, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं, एकदम इजी तरीका से बन जाएगा। क्या लिखेंगे, सच डैट के बाद रहता है वो फॉर्मूला ये काम करता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस क्या दे रखा है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। क्या दे रखा है, ए लेस देन इक्वल बी, मतलब बी दिया हुआ, बी स्क्वायर नहीं, ए लेस देन इक्वल बी दिया हुआ। तो ये दो पार्ट है, इसमें दो गो इनक्वलिटी है, एक लेस देन का है एक इक्वल टू का है। तो दोनों को तोड़ेंगे, मतलब दो पार्ट में लिख देंगे, एक हो जाएगा ए लेस देन बी, एक हो जाएगा ए इक्वल टू बी। पहला कंडीशन हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, समझे, ए लेस देन इक्वल बी है तो इसको लिख दिए ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। पहला कंडीशन चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताए थे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम सेम रहेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो बताइए इक्वल सेम सेम का मतलब इक्वल टू का कंडीशन हो गया। तो इक्वल टू के लिए ये ना लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल टू बी। जब ए इक्वल टू बी है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए, हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सेम चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं। अरे कोई भी नंबर है अपने आप के बराबर होता है, x बराबर x, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, बात समझे ना। ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं और बी इक्वल टू बी। तो आप समझिए कि हमको रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में बता चुके थे कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम सेम अगर आ जाए तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए आर इज क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव, बात समझे ना। अब क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो लिख देंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था, ए भी अगर आर में है तो उल्टा में बी ए भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं ए लेस देन बी, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये ट्रू हो गया। तो बी लेस देन ए क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स, इसको समझिए यहाँ ध्यान से। अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 और 4 नंबर है तो 3 लेस देन 4 है, ये बात सही है। तो बताइए 4 लेस देन 3 ये सही होगा। अगर 3 लेस देन 4 ये सही है तो 4 लेस देन 3 कथी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से ए लेस देन बी ट्रू है तो बी लेस देन ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू होता है तो सिमेट्रिक, चूँकि ए लेस देन बी और बी लेस देन ए आ जाता था ट्रू होता, लेकिन ए लेस देन बी ट्रू है, बी लेस देन ए फॉल्स है, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अगला देखिए सी नंबर फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी अगर आर में है, बी से भी आर में है, तो अगला क्या ए सी आर में आएगा तो होगा ना, था नहीं होगा। फिर से समझिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए सी अगर आर में आएगा तो होगा ना, तो नहीं। दो को लेके चलते, ए बी आर में होना चाहिए, एक और मान लेते हैं बी सी भी आर में होना चाहिए, तीसरा लाते हैं ए सी अगर आर में होगा तो मतलब ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ चूँकि ए लेस देन बी दिया हुआ है तो ये ट्रू हुआ। एगो मान लेते हैं कि लेट बी लेस देन सी, ए भी ट्रू है। तो अब अगला हम जांच करके देखेंगे कि ए लेस देन सी होता है या नहीं। तो आप एक कंडीशन देखिए यहाँ, अगर 3 लेस देन इक्वल लेस देन है 4, 3 लेस देन 4 और 4 लेस देन है 5, तो बताइए 3 लेस देन 5 होगा कि नहीं, ये ओब्वियसली होगा, हर हाल में होगा। 3 लेस देन 4, 4 लेस देन 5 तो 3 लेस देन 5 हो जाएगा। उसी तरह से ए लेस देन बी ट्रू, ये मान ली है वो मान लिया जाता है, तो बी लेस देन सी, तो हमको लाना है ए लेस देन सी। तो इसीलिए ए लेस देन जो सी होगा, ये सही बात की गलत बात, सही बात, तो ये लिख देंगे ट्रू। जब तीनों कंडीशन फॉलो कर गया तो इसीलिए क्या लिख देंगे, आर इज ट्रांजिटिव। तो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये और ये होल्ड्स कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो लिख देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या लिख देंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड
ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, दो बात ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें क्या दिया हुआ है तो समझ जाइएगा, तो जो पूछ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में, रिलेशन चैप्टर में मात्र दो चीज़ याद रखना है। पहला चीज़, क्वेश्चन में सेट क्या दिया है से ध्यान में रखिए, दूसरा रिलेशन क्या दिया है वो ध्यान में रखिए, और तीन कंडीशन याद रखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब सेट का, तो रिफ्लेक्सिव होगा, सेम रहेगा। तो सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए भी आर में हो जाए, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी अगर आर में है एंड बी से भी आर में है तो ए से भी आर में होगा, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, एक ही रिलेशन तीनों फॉलो कर जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर के मतलब ये रिलेशन, इन आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे सेट क्या दिया है, रियल नंबर, और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल बी क्यू। फार्मूला का काम कौन करता है, सच डैट के बाद। तो लिखेंगे सिंस ए लेस देन इक्वल बी क्यू, तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक होगा ए लेस देन बी क्यू, एक होगा ए इक्वल टू बी क्यू। अब यहाँ से पहला कंडीशन हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, तो क्या लिख देंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ध्यान दीजिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, सेम आना चाहिए। तो अगर ये लेते हैं ए इक्वल टू बी क्यू, तो मात्र यह एक कंडीशन में बराबर होगा, एक बराबर एक का क्यू, यही ट्रू होगा। अगर दो बराबर दो का क्यू लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, तीन बराबर तीन का क्यू लिखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये हर अथी के लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स। तो ये फॉल्स हुआ तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझे ना। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन लेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए इक्वल टू तो होगा नहीं, तो ये लेके चलते हैं ए लेस देन बी क्यू, ए लेस देन बी क्यू। तो अभी बताइए, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए 8, आई लेस देन 3 का क्यू, मतलब 3 का क्यू 27 हो गया, और 27 8 से छोटा है। अगर हम ऐसे ले लेते हैं, अब 3 लेस देन और इसको उलट दिए 8 का क्यू, तो ये ट्रू हो गया। एक और लेते हैं बड़ा छोटा, मतलब हर नंबर के लिए यह होना चाहिए। जैसे ले लेते हैं 2 और लेस देन 5 का क्यू, यहाँ ले लेते हैं 5 लेस देन 2 का क्यू। तो देखिए 5 लेस देन 2 का क्यू सही है, का है कि 2 का क्यू 8, तो 8 बड़ा है, आई 5 छोटा है, तो ये बात तो सही है। लेकिन उलट के लीजिए 2 लेस देन कितना 5 का क्यू, ये भी सही है। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 10, यहाँ ले लेते हैं 2 लेस देन 8 का क्यू, 8 का क्यू नहीं 10 का क्यू ले लीजिए, तो ये बात सही है। लेकिन इसको इधर लिखिए 10 लेस देन 2 का क्यू, क्या यह सही है? 2 का क्यू क्या होता है 8, आइए 10, तो ये सभी के लिए सही है? नहीं है सही। समझ रहे हैं बात की नहीं? अरे एक बड़ा लो एक छोटा लो, तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे ले लीजिए यहाँ 5 लेस देन 30 का क्यू, तो ये बात तो सही है। लेकिन इसको उलटिए 30 लेस देन 5 का क्यू, तो ये तो हो जाएगा। अगर छोटा और नंबर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 3 लेस देन 30 का क्यू, अगर उलट के लिखिएगा तो 30 लेस देन 3 का क्यू, क्या यह सही है? नहीं है सही, डिस्कार्ड हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हर कंडीशन के लिए यह सही नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी क्यू, अगर ये ट्रू है तो बी लेस देन ए क्यू, ये गलत ना हो जाएगा, ये 1/3 का ना हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए लेस देन बी क्यू है, ए लेस देन बी क्यू है तो ये ट्रू हुआ, बी लेस देन ए क्यू, तो देखिए ए लेस देन बी क्यू है तो ये पावर इधर भेजिएगा, तो पावर कितना आ जाएगा, ए टू दी पावर 1/3 ना हो जाएगा, आ लेस देन बी, यहाँ
ए के पावर 3 आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया, तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, तो लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब ट्रांजिटिव चेक कर देते हैं। अब लिखते हैं सी में फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए लेस देन बी क्यू, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये ट्रू ले लिए, ए लेस देन बी क्यू ट्रू हो गया। एगो मान लेते हैं लेट बी लेस देन सी क्यू, तो आना चाहिए हमको कितना सॉल्व करके, अगर ए लेस देन ये ट्रू हुआ, अगर ए लेस देन सी क्यू अगर हम प्रूव करने में सक्षम हो गए कि ये इतना होगा तो होगा ना, तो नहीं। लेकिन यहाँ देखिए समझाते हैं ऐसे, ए लेस देन बी क्यू है, तो ए रहने दीजिए, लेस देन बी है ना, ध्यान से देखिए, ये वाला बी है, ये बी की जगह कितना लिख सकते हैं, सी क्यू का पावर 3, तो ए लेस देन सी के पावर 9 ना हो गया, तो इतना आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ना ही रिफ्लेक्सिव ये हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव, तो लिख देंगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन में हमेशा हम ये समझा रहा है कि सेट दिया हुआ रहेगा सो, और रिलेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखिए, और 3 फार्मूला याद रखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तो सेम रहता है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट उल्टा भी होना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होल्ड्स करता है, तो उसको एक भाषा में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, सेट क्या दे रखा है, सेट इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 2 3, ठीक। और आर में क्या दे रखा है, 1,2 2,1, यही दिया है। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या क्या है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ लिखेंगे चूँकि 1,2 अगर आर में है तो इसी का ना उल्टा 2,1 आर में है, तो यह तक सिमेट्रिक का कंडीशन को फॉलो करता है, तो लिख देंगे इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। बात समझे ना, सिमेट्री का कंडीशन को यह क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर 3 डिफरेंट एलिमेंट, 3 सेम रहना चाहिए, मतलब 1 1 भी आर में होना चाहिए, 2 2 भी आर में होना चाहिए, 3 3 भी आर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लिख देंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये रहता डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ये रहता तो रिफ्लेक्सिव होता, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आगे समझिए, हमको ट्रांजिटिव चाहिए, तो अगर 1 2 आर में है, अगर इसको ए बी समझेंगे और इसको बी सी समझेंगे, ए बी और बी सी, तो ए सी चाहिए ना एक, तो वही लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो इसको समझिए ए बी, इसको समझिए बी सी, तो ए बी बी सी, तो हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, तो ए सी के मतलब 1,1 इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ एक और होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, ए भी नहीं है, तो इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने आज क्या देखा, या रिलेशन कैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसीलिए लिख देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बात समझे ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स, मतलब सेट दिया है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बुक्स, माने जितना बुक है सभी का कलेक्शन दिया है इन ए लाइब्रेरी,
मतलब एक लाइब्रेरी में ऑफ ए पार्टिकुलर कॉलेज। चलिए, तो ये सेट है ऑल बुक का। अब आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स कमा वाई सच डैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे। चलिए तब देखते हैं इसको। फॉर्मूला का काम यही ना करता है, तो लिख देंगे चूंकि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला कंडीशन हमको क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखते हैं, एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज है, तो एक ही पेज को हम ना लिख सकते हैं, एक्स एंड एक्स अपने आप में सेम नंबर ऑफ पेज ना हो सकता है। देखिए लिखते हैं ए नंबर में फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन, पहले ये लिख देते हैं, चूँकि क्या दिया हुआ है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज लिख सकते हैं। सेम सेम अपने आप के बराबर होता है, और y एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम सेम कंडीशन को होल्ड करता है तो रिफ्लेक्सिव होता है, इसीलिए r इज रिफ्लेक्सिव। आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि इस तरह का भाषा वाला क्वेश्चन देगा तो इसको लिखना सीखिए, इस तरह से लिखा जाता है। फिर देखिए हमको क्या चेक कराना है, देखना है सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक लिख देंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, तो इसे लिख देंगे चूँकि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज, तो सेम नंबर ऑफ पेज है। तब देखिए इसको हम एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज है तो उलट के भी लिख सकते हैं, इसीलिए वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज। और सीधा उल्टा एक्स वाई अगर आर में है और वाई एक्स भी आर में हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो लिख देंगे इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। बात समझे ना, तो ऐसे लिखेंगे। एक और देख लीजिए, क्या देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन, पहले लिख देते दिया हुआ है, चूँकि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज। तो एक मान लेते लेट वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अब आप ही बताइए, अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स बराबर जेड नहीं होगा, हो जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ऐसा कंडीशन को होल्ड करता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे इसीलिए आर इज क्या चीज़ हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव हो गया तो इस तरह से हम देख लिए कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसको एक भाषा में इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं, बात समझे ना। तो इसको लिख देंगे जो ऐसा रिलेशन जो एक ही रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इसको ये तीनों नहीं लिखकर एक भाषा में क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंस। तो लिख देंगे हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, बात समझे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है ना, गिवन बाई आर इक्वल टू कितना दे रखा है, आर इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ई दे रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ, फिर यहाँ से स्टार्टिंग है। सो डैट द रिलेशन आर इज द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और आर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ध्यान दीजिए आप कैसे बनाएंगे, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ सच डैट के बाद जो दिया हुआ रहता है वो किसी का काम करता है, फार्मूला का काम करता है। तो लिख देंगे चूँकि मॉड ए माइनस बी इज इवन, इवन नंबर आना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, हमको क्या प्रूव करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है कि
सेम सेम आना चाहिए। तो सेम सेम आने के लिए देखिए मॉड ए माइनस बी इज इवन है, तो आप ध्यान दीजिए, चूँकि मॉड ए माइनस बी इवन है तो सेम सेम लिखिए ए माइनस ए। तो ए माइनस ए लिखेंगे तो ए माइनस ए का मॉड 0, 0 का मॉड 0, 0 इवन है कि नहीं, ए भी इज इवन नंबर आ गया। सेम सेम लिखिए बी माइनस बी, तो बी माइनस बी लिखिएगा बी माइनस बी, तो बी में से बी घटेगा 0, तो ये 0, ये भी क्या हो गया इवन नंबर। इसका मतलब सेम सेम लिखते तो ये इवन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव होगा। चूँकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है सेम सेम रखिए, और जो कंडीशन कह रहा है कंडीशन को फॉलो करे तो वो हो जाएगा। तो ये कह रहा था इवन, तो ए रखे तो ए में से घटा 0, 0 इवन होता है, 0 + -2 + -4 इवन नंबर है, तो इसीलिए लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। अब हमको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक, लिख देंगे बी नंबर में कंडीशन में फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, तो मतलब क्या दिया हुआ है पहले से, चूँकि ए माइनस बी इज़ इवन, तो बताइए ए माइनस बी इवन है, तो अगर बी माइनस ए को भी इवन दिखा दिए तो हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज़ इवन, इतना हो गया। इतना को हम लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, चूँकि मॉड में रहता है माइनस, वो हट जाता है, गुना में रहता है, तो ये हट गया, तो बी माइनस ए भी हो गया इज़ इवन, तो ये इवन हो गया, तो इसीलिए ए माइनस बी भी इवन है, अगर उल्टा बी माइनस ए भी इवन, तो एक ही हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसीलिए क्या लिख देंगे, आर इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन पहले दिया हुआ है सो लिखिए, चूँकि ए माइनस बी इज इवन, इवन है ना। एगो मान लेते हैं लेट, माना जाता है दूसरा कंडीशन, लेट बी माइनस सी इज इवन, ये मान लिए। अब ये दोनों को जोड़िए, इवन आएगा तो होगा ना, तो नहीं जोड़िएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी जोड़ बी माइनस ए, ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम जोड़ के कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि मॉड ए जोड़ बी लेस देन इक्वल मॉड ए जोड़ मॉड बी होता है, तो ये अलग अलग है, तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा मॉड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो इससे क्या होगा, ई से ही कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए माइनस सी, तो ए भी हो जाएगा इवन, ए भी हो जाएगा इवन, इज इवन, इज इवन, ए भी इवन नंबर हो गया, तो इवन हो गया। इसीलिए आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव हो गया तो यह आर क्या चीज़ हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसको एक भाषा में कहेंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट ध्यान से देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हमको इक्विवेलेंस दिखाना था, तो आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो एक भाषा में नीचे क्या लिख देंगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिए। सो डैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3, मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ था, 1 2 3 4 5, तो इसमें से ये लेना है 1 3 5 एंड 1 3 5 एंड रिलेटेड टू ईच अदर कितना 2 4, तो यहाँ ले लेते हैं 2 4, ये 2 4 ले लिए, मतलब इससे यह कथी कर रहा है, रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये और ये रिलेटेड है। सो डैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, माने अपने आप में यार एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 3 5 को गुना कीजिए 1 3 5 से, 1 3 5 को 1 3 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1 1, और क्या आएगा 1 3, और क्या आएगा 1 5, आर इक्वल टू हो जाएगा, क्या समझिए। अगर दो सेट को गुना आपस में कर देते हैं तो रिलेशन में आ जाता है, तो आर इक्वल टू इतना हो गया। अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3, 1, और क्या आ जाएगा 3, 3, और क्या आ जाएगा 3, 5, और इसको 5 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, 1, और क्या आ जाएगा 5, 2, और नहीं 3, 5, 3, और क्या आ जाएगा 5, 5। तो आप ध्यान दीजिए, घटाइए, एक में से घटाइएगा 0, 0 इवन है कि नहीं, एक में से 3 घटाइएगा -2 इवन है, एक में से 5 घटाइएगा -4 इवन है, मतलब कोई नंबर पे देखिए तो यह सब इवन है। तो लिख देंगे ईच पेयर ऑफ आर इज इवन, यही बात क्वेश्चन में कह रहा था, तो यह सेटिस्फाइड कर दिया कंडीशन के। इसीलिए आर इज, मतलब इसीलिए जो ये सेट है 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन और समझिए, लेकिन कह रहा है कि 2 4 है ना, 2 4
2 4, देखिए यहाँ 2 1 3 5 और 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए r इक्वल टू अगेन लिख कर क्या लिख देंगे, r इक्वल टू 1 3 5 क्रॉस कितना 2 4, गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 में कराइएगा 1,2, 1 से 4 में 1,4, 3 से 2 में 3,2, 3 से 4 में 3,4 और 5 से कराइएगा तो कितना आएगा, 5 से 2 में 5,2, 5 से 4 में 5,4। इसको घटाइए, 1 में से 2 घटाइएगा माइनस 1, इवेन नहीं है। 1 में से 4 घटाइए माइनस, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि इवेन नहीं है, इवेन नहीं है, मतलब सब ऑड आ रहा है। 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, इवेन नहीं आया, ऑड आया। 3 में से 4 घटाइएगा -1, इवेन नहीं, ऑड आया। मतलब इवेन क्वेश्चन में कहा था ये आ रहा है ऑड, एक मतलब यह रिलेटेड नहीं है। हेंस 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू कितना 2 4। इस तरह से हम लोग समझ गए 2 4 मतलब ये अपने आप में रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। तो यही अपना क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दी। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसके माध्यम से आप कोई और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर, मतलब 2 रिलेशन दिया है इन द सेट, इस सेट पर क्या कर रहा है, मतलब ऑपरेट हो रहा है, माने इस सेट पर डिफाइंड है। और दोनों सेट को क्या चेक करना है, तो दोनों सेट को हमको साबित करना है कि दोनों सेट कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। दोनों सेट कैसा रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही साबित करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए पहला करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सिर्फ बताइए, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू, ये दे रखा है।